भारत में ब्रिटिश 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद इसके सक्सेसर इतने योग्य नहीं थे कि वे इतने बड़े साम्राज्य को संभाल सकें। इस समय भारतीय राजनीति में एक वैक्यूम आ गया था जिसका फायदा ईआईसी ने उठाया। 1757 की प्लासी की लड़ाई में ईआईसी की जीत तथा 1765 की बक्सर की लड़ाई में ईआईसी की निर्णायक जीत के साथ ईआईसी के रीजनल पावर बनने की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। 1765 की जीत के बाद बंगाल, बिहार, उड़ीसा के सिविल एंड रेवेन्यू राइट्स ईआईसी को प्राप्त हो गए। हालांकि सिविल राइट अभी भी नवाब के पास थे, लेकिन रेवेन्यू राइट, चूंकि रेवेन्यू राइट्स इनके पास थे, इसलिए इनकी पावर में काफी इजाफा हुआ। जब सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था तो ब्रिटिश पार्लियामेंट को रेगुलेटिंग एक्ट लाने की या कोई भी एक्ट लाने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई, इसे जानते हैं। बैकग्राउंड ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट। क्योंकि अंग्रेजों को भारत में सरवाइव करने के लिए कई लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी, चाहे वो पलासी की लड़ाई हो, बक्सर की लड़ाई हो या एंग्लो मैसूर युद्ध हो। इन सब की वजह से इनका खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो जो टैक्स ये कलेक्ट कर रहे थे उससे कहीं ज़्यादा इन लड़ाइयों में इनका खर्च बढ़ रहा था। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर 1767 टू 1769 तक हैदर अली और अंग्रेजों के बीच 3 साल तक चलता रहा। एक तो इस युद्ध का कोई निष्कर्ष नहीं निकला और इस युद्ध में ईआईसी को काफी रेवेन्यू लॉसेस भी। ईस्ट इंडिया कंपनी चाय के व्यापार से अच्छा मुनाफा कमाती थी, लेकिन डच व्यापारियों के द्वारा किए जाने वाली स्मगलिंग के कारण अमेरिका में ज्यादातर चाय डच कंपनीज द्वारा बेची जा रही थी, जिसके कारण इनके चाय के व्यापार पर काफी बुरा असर पड़ा। रेगुलेटिंग एक्ट का महत्व। भारत में ईआईसी के कार्यों को ब्रिटिश सरकार द्वारा नियंत्रित करना पहला कारण था। दूसरा, भारत में ईआईसी के एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल वर्क को मान्यता देना। तीसरा था भारत में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की नींव रखना। इसकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। 1600 से 1773 तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में 3 प्रेसिडेंसी बनाई: बंगाल प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी। हर एक प्रेसिडेंसी में एक गवर्नर होता था और ये तीनों एक दूसरे से स्वतंत्र थे तथा ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को रिपोर्ट करते थे। इनकी संख्या कितनी थी? इनकी संख्या 24 थी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की अगर बात करें तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कंपनी के ही शेयर होल्डर्स हुआ करते थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद में जवाबदेह थे। आगे हम देखेंगे रेगुलेटिंग एक्ट आने से ट्रेड पर क्या प्रभाव पड़ा, इसे हम समझेंगे। ट्रेड पर एक्चुअली में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा किसी भी ब्रिटिश कंपनी को भारत और पूर्वोत्तर देशों के साथ व्यापार करने की इजाजत अभी भी नहीं थी। कंट्रोल ऑफ कंपनी। कंपनी के कंट्रोल पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ही अभी भी पॉलिटिकल एंड कॉमर्शियल मुद्दों को संभालते थे, लेकिन बस एक छोटा सा बदलाव किया गया। अब कंपनी के कर्मचारी किसी प्रकार का निजी व्यापार नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा ये भारतीयों से उपहार भी अब नहीं ले पाएंगे। तो ये 2 चीजों में थोड़ा सा बदलाव किया गया इस एक्ट के द्वारा। एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, इसे भी देख लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन। रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बाकी 2 प्रेसिडेंसी के गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। अब बंबई और मद्रास का गवर्नर सीधे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को रिपोर्ट ना करके बंगाल के गवर्नर जनरल को रिपोर्ट करेगा और बंगाल का गवर्नर जनरल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को रिपोर्ट करेगा। तो ये वाले बदलाव है। इसके अलावा गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई, जिसमें 4 सदस्यों को रखा गया। ये 4 सदस्य कहाँ से आएंगे? इन्हें ब्रिटिश क्राउन अपॉइंट करेगा।
सेंट्रल लेजिस्लेचर किस प्रकार से काम करेगी? तो गवर्नर जनरल के सहायता के लिए 4 सदस्यों की एक काउंसिल बनाई गई थी। अगर कोई कानून बनाना है तो चुनाव किया जाएगा और चुनाव में कम से कम 2 मेंबर्स का सहयोग करना आवश्यक है। अगर 2 मेंबर्स सहयोग नहीं करते हैं तो कानून नहीं बनाया जाएगा। इस प्रकार से कानून केंद्र में बनाया जाएगा। प्रांतीय विधायिका या प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। बंगाल की ही तरह मुंबई और मद्रास प्रोविंस में भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी। यहाँ भी 2 मेंबर का वोट देना आवश्यक था, नहीं तो कानून नहीं बन सकता था। अगर वोट किसी कानून के पक्ष में पड़ता है तो इसकी रिपोर्ट गवर्नर जनरल को की जाती थी। उसके बाद अगर वो भी सहमत होता है तो कानून बन सकता है। रेवेन्यू। ईस्ट इंडिया कंपनी के रेवेन्यू के साधन क्या थे? कमर्शियल ट्रेड, जो भारत के साथ चल ही रहा था, अनावरत जारी था। इसके अलावा अपने प्रादेशिक क्षेत्रों से लिया जाने वाला टैक्स, जो इनके प्रोविंस थे उनसे जो उन्हें टैक्स मिलता था, वो ये इनके रेवेन्यू के साधन थे। अदर्स में देखें तो इनका व्यापार 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। हालांकि बीच में कुछ रिफॉर्म आए क्योंकि ब्रिटिश संसद को ये महसूस हुआ कि अभी रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ लूप होल हैं जिसका फायदा कंपनी के अधिकारी उठा रहे हैं, तो उसे दूर करने के लिए कुछ एक्ट इन्हें लाना पड़ा और ऐसे 20-20 साल करके कई रिफॉर्म आएंगे, उसको हम आगे पढ़ते हैं।